हेलो एवरीवन, सक्सेस करके ऐसे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ये सब्जेक्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में इससे क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। 4 से 5 अगर वनडे एग्जाम है, 4 से 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब इससे ऊपर ही क्वेश्चन आने ही आने अनिवार्य होते हैं, ठीक है। और बात करें हम यूपीएससी और यूपीपीसीएससी की, तो उसमें तो पूरे पेपर ही होते हैं इस सब्जेक्ट यानी इंडियन पॉलिटी का पूरा ही पेपर, एक पेपर जीएस पेपर 2 इसी का होता है इंडियन पॉलिटी से। तो हम जानते हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम बेसिक से बिल्कुल भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आपको समझ में आ रहा होगा भारतीय राज्य व्यवस्था ये क्या है। ये है भारत पर राज करने की व्यवस्था, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था को तो हम अभी समझते हैं, पहले भारत को समझते हैं कि भारत क्या है, ठीक है। तो देखो, भारत है सबसे पहले एक राज्य। क्या है भारत? भारत है सबसे पहले एक राज्य। अब आप कहेंगे कि भाई भारत राज्य कैसे, भारत तो देश है, भारत तो राष्ट्र है। तो मैं कहूंगा भारत है सबसे पहले एक राज्य। अब वो राज्य कैसे है? तो राज्य होने के लिए चारों ही कंडीशन होना अनिवार्य है। यानी कि राज्य के होने के लिए भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चारों ही तत्व एक राज्य होने के लिए अनिवार्य हैं। और मैं क्या कह रहा हूं कि भारत भी एक क्या है? राज्य। तो भारत एक राज्य है, तो भारत के पास भी ये चारों तत्व होना चाहिए, तभी भारत राज्य कहलाएगा। तो भारत को अप्लाई करा के देख लेते हैं, ये इन चारों ही तत्वों को हम भारत पर अप्लाई करा के देखते हैं कि भारत राज्य कैसे है। तो चेक करते हैं कि भारत के पास भूमि है, तो बिल्कुल जिस पे हम बैठे हुए हैं वो क्या है? वो भारत की ही भूमि है। और दूसरा है जनसंख्या। और जनसंख्या तो भारत किसी में पीछे रहे ना रहे, लेकिन जनसंख्या में कभी पीछे नहीं रहता अपना भारत। तो भारत के पास जनसंख्या है, ठीक है। और दूसरा है सरकार। तो भारत के पास सरकार है, तो बिल्कुल है मोदी सरकार, सशक्त सरकार भारत के पास मोदी सरकार है। और तीसरा है संप्रभुता। क्या भारत के पास संप्रभुता है? आपको ये तीनों वर्ड तो समझ में आ गए होंगे कि भूमि क्या है, जनसंख्या क्या है और सरकार क्या है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि संप्रभुता है क्या। संप्रभुता किसे कहते हैं? देखो, संप्रभुता कहते हैं अपना निर्णय लेने में सक्षम होना। संप्रभुता होती है कि अपना निर्णय लेने में सक्षम होना। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैं बोलूं या ना बोलूं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना अच्छा, बुरा, सही, गलत कोई भी निर्णय लेने में अपने आप में सक्षम होना चाहिए। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं एक संप्रभु इंसान कहलाऊंगा। और मेरी भी तरह आप भी एक संप्रभु इंसान कहलाएंगे, क्योंकि आप भी अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो हम इस संप्रभुता को भारत पर अप्लाई करा के देखते हैं कि भारत संप्रभु कैसे है। और एक उदाहरण के तौर से समझते हैं कि अगर भारत को इजराइल से किसी हथियार की डील करनी है और यूएसए यानी कि अमेरिका भारत से मना कर देता कि ये डील ना करे, तो क्या भारत उस डील को नहीं करेगा? भाई भारत के पक्ष की बात होगी तो भारत उस डील को बिल्कुल करेगा। भारत उस डील को बिल्कुल करेगा। तो भारत ने किसी की परमिशन ली इस डील को करने में? किसी की परमिशन नहीं ली। तो भारत क्या है? भारत एक संप्रभु। भारत क्या हुआ? एक संप्रभु हुआ। तो भारत के पास संप्रभुता है। पास संप्रभुता है तो ये यूपी, एमपी, हरियाणा ये क्या है? फिर ये भी तो राज्य हैं। तो इन पर हमारा पैमाना है, इसे चेक कर लेते हैं। चेक करके देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लेते हैं हम, और उत्तर प्रदेश को इन चारों ही कंडीशन को अप्लाई करा के देखते हैं यूपी पे। तो क्या उत्तर प्रदेश के पास भूमि है? उत्तर प्रदेश के पास भूमि है, तो बिल्कुल है भाई, उत्तर प्रदेश के पास एक भूमि है। उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है, और तो उत्तर प्रदेश के पास भी जनसंख्या क्या है? यहां भी दबा के जनसंख्या भरी हुई है। और उत्तर प्रदेश के पास सरकार है, तो भारत में 2 ही गिनी चुनी सरकार है, एक मोदी सरकार है, दूसरी योगी सरकार है। तो भारत उत्तर प्रदेश के पास भी सरकार है। क्या उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता है? इसे जानते हैं। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश को इजराइल से कोई डील करनी है, क्या वो भारत की परमिशन लिए बिना कोई डील कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी विदेश से कोई बिना भारत सरकार की परमिशन से डील कर ले। तो इसमें एक परमिशन वर्ड लग गया, राज्यों के लिए एक परमिशन वर्ड लग गया कि वो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी विदेश जाता है तब भी वो भारत सरकार की परमिशन लेके जाता है।
वो बिना भारत सरकार की परमिशन के किसी विदेश में भी नहीं जा सकता। तो इन राज्यों के पास संप्रभुता नहीं है तो कि राज्य नहीं कहलाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? तो इन्हें बोलते हैं हम प्रांत। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम प्रांत। ये राज्य नहीं, इन्हें बोलते हैं हम प्रांत। क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा होगा कभी भी, तो उसमें अंग्रेजों ने जो इन राज्यों के लिए वर्ड यूज किया है वो प्रांत यूज किया है। उन्हें पता था कि इनके पास संप्रभुता नहीं है, तो संप्रभुता नहीं है तो वो प्रांत कहलाएंगे, राज्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब इतना तो डिस्कस समझ में आ गया होगा आपके कि भारत क्या है, भारत क्या है, राज्य। अब बात करते हैं देश और राष्ट्र क्या होता है। राज्य समझ में आएगा, राज्य क्या होते हैं, राज्य होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, सबसे जरूरी तथ्य क्या होते हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक राज्य होने के लिए, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, एक राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? और उसमें आपको चारों ही ऑप्शन है, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। मेरा क्वेश्चन है एक राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व एक राज्य होने के लिए, तो ऑप्शन है आपके पास भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं देश की और राष्ट्र की। देखो, जो देश होगा वही राज्य होगा, यानी राज्य और देश एक ही होगा। राज्य होगा वही देश होगा, लेकिन राष्ट्र क्या होगा? जरूरी नहीं कि जो देश होगा वो राष्ट्र भी होगा। वो कैसे? देखो, राष्ट्र होता, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र होता है समाज का आपसी जुड़ाव। राष्ट्र होता है समाज का आपसी जुड़ाव। अब वो जुड़ाव चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे संस्कृति के नाम पर हो, यानी कि समाज में जितना आपसी जुड़ाव होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा राष्ट्र। जितना ये समाज का जुड़ाव मजबूत होगा उतना ही हमारा राज्य का राष्ट्र का कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। और जितना ये धर्म, जाति, संस्कृति के नाम पर समाज का जुड़ाव कमजोर होगा उतना ही हमारा राष्ट्र कमजोर होगा। तो जो राष्ट्र बनता है वो बनता है समाज के आपसी जुड़ाव से। क्या बनता है? राष्ट्र। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र सिर्फ इतना ही है, धर्म, जाति, संस्कृति के नाम पर जितना हमारा आपसी जुड़ाव होगा, हम में जितना आपसी जुड़ाव होगा उसे हम राष्ट्र कहेंगे, जिससे राष्ट्र को एक मजबूती मिलेगी। और जो राज्य, देश और राष्ट्र तीनों ही आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं, ये समझ में आएगा भारत, राज्य, देश और राष्ट्र समझ में आएगा। अब समझते हैं हम राज्य व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, यानी कि राज्य व्यवस्था भारत को चलाने वाली व्यवस्था। तो इस राज्य व्यवस्था में कौन कौन आता है ये जानते हैं। इस राज्य व्यवस्था में कौन कौन आता है? तो देखो, राज्य व्यवस्था में कौन कौन आता है? जो इस व्यवस्था को चलाते हैं वही सब होते हैं जो राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था में जितने भी हमारे आईएएस, आईपीएस, मंत्री, नौकर, चाकर, जज, न्यायाधीश वगैरह जितने भी होते हैं, भाई यही तो सबको चलाते हैं। हमारी राज्य व्यवस्था को यही सब तो चलाते हैं, आईएएस, पीसीएस, नौकर, चाकर, मंत्री, ये सब क्या हैं। और कल आप भी किसी पद पर जाते हैं तो वो इसी राज्य व्यवस्था का ही हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो जो राज्य व्यवस्था होती है, जो भारत को चलाने वाली व्यवस्था, जिसके अंदर ये सब लोग आते हैं। तो हम देखते हैं इस राज्य व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या क्या है। जो हमारा पढ़ने का तरीका है, ये सिर्फ आज डेमो क्लास में मैंने बताया था, आज सिर्फ हम यही जानेंगे, इसमें हम आगे किस तरीके से पढ़ेंगे। आपका एक भी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और आप जो भी कोई भी किताब पढ़ना चाहें, मेरे पास ये एम लक्ष्मीकांत है, इस किताब को यूपीएससी की सबसे बड़ी किताब है, इस किताब को उठा के देख लेना। मेरी 10 क्लास होने के बाद अभी तक ये किताब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और मैं इस 10 क्लास पढ़ने के बाद आप इस किताब को उठा के देखना, एक एक पॉइंट आपके समझ में आएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके बिल्कुल समझ में आएगा जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो इस राज्य व्यवस्था में हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा ये जानते हैं पहले। ठीक है, तो हम राज्य व्यवस्था में पहले पढ़ेंगे संविधान। संविधान में क्या पढ़ना, संविधान क्या है, संविधान क्यों है, इसके बारे में पढ़ना है। जो दूसरा हम राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शासन के अंग।
हम दूसरे पे पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था में शासन के अंग। तो शासन के कितने अंग होते हैं? तो शासन के होते हैं 3 अंग। एक होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। यानी शासन के होते हैं 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम होता है कानून की रक्षा करना। ठीक है, तो हम इनको पढ़ेंगे, शासन के अंग। और फिर पढ़ेंगे हम संवैधानिक एवं संविधानेतर संस्थाएं। तो देखो ये होती है संविधान एवं संविधानेतर संस्थाएं। ये होती हैं जैसे यूपीएससी है। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, जिसके लिए संविधान का आर्टिकल अलॉट किया गया है, उसे कहते हैं हम संवैधानिक संस्था। जैसे हमारा है यूपीएससी, तो यूपीएससी का हमारे लिए संविधान में आर्टिकल दिया गया है ना। आर्टिकल 315 से 323 तक हमारे संविधान में आर्टिकल दिया गया भाग 14 में। तो जो भी संवैधानिक संस्था होगी उसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया होगा। तो यूपीएससी का भाग 14 में 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। और दूसरे पे हम पढ़ेंगे एजीआई। दूसरे पे पढ़ेंगे हम एजीआई, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। ये होता है बेसिकली भारत सरकार का वकील। जो भी भारत सरकार के खिलाफ केस आएगा कोई, तो उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा एजीआई। एजीआई का आर्टिकल है 76। इसके लिए भी ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तीसरा होता है कैग, CAG, कैग। ये होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसके लिए भी आर्टिकल हमारे में 148 से 151 हमारे, ये भी संविधान में आर्टिकल अलॉट किया गया है। तो ये होंगी हमारी संवैधानिक संस्थाएं। और संवैधानेतर संस्था यानी कि जिनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया लेकिन फिर भी वो कार्यरत हैं हमारे लिए। जैसे आपने देखा होगा नीति आयोग सुना होगा, NHRC ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में आया था। तो ये सब क्या होंगी? जिनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया लेकिन फिर भी काम होता है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, भारतीय सतर्कता आयोग, CEC सेंट्रल इंफॉर्मेशन आयोग। ये क्या है? ये है संवैधानेतर संस्था जिनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है लेकिन फिर भी वो कार्यरत हैं। और ऐसे ये जो संविधान और संवैधानेतर संस्थाएं हैं, इनसे क्वेश्चन आता रहता है। आपको क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि कौन सी संवैधानिक संस्था है। 3 तो असंवैधानिक संस्था डाल देगा, 1 संवैधानिक संस्था डाल देगा, और फिर उसमें आपको छांटना पड़ेगा कौन सी संवैधानिक संस्था है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इस राज्य व्यवस्था में हमें ये पढ़ना है। और संविधान में हमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं। तो संविधान में हमें पढ़ना है पहले संविधान क्या है और संविधान क्यों है। जो कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास जो होगी हमारी वो होगी संविधान क्या है। तो ये तो समझ में आ गया होगा संविधान क्या है और संविधान क्यों है, ये पढ़ना है हमें। इसके बाद पढ़ना संविधान का निर्माण, यानी संविधान सभा का गठन और संविधान के स्रोत। फिर पढ़ना हमें संविधान की विशेषता। इसके बाद संविधान की अनुसूचियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछी जाती है संविधान की अनुसूचियाँ। फिर पढ़ना हमें संविधान के प्रावधान। उसके बाद पढ़ना हमें संविधान की प्रस्तावना। तो जो हमारी कल की रणनीति है वो यही है कि संविधान क्या है और संविधान क्यों है और संविधान सभा का गठन। कल हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ एक डेमो था, ये एक डेमो था। जो हमारी बेसिक क्लास स्टार्ट होने वाली है वो कल से होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो गई। अब हम इस महीने का टारगेट है पॉलिटी कंप्लीट कराना। अगले महीने स्टार्ट होगी, हम हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद इकोनॉमी, फिर जियोग्राफी। यानी कि ये चारों ही सब्जेक्ट जीएस का हर पेपर में बता रहा हूँ बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जीएस तो आपकी नहीं हो रही है तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। जीएस इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर जिसका जीएस सही हो गया या तो उसके नसीब से सही हो गया, क्योंकि जीएस को लग मानते हैं सब। लग क्या है कि पढ़ते ही नहीं है तो जीएस होगी कहाँ से। तो वो वही बेहतरीन तरीके से हम पॉलिटी देखना हम कैसे पढ़ाएंगे, उसी हिसाब से हम हिस्ट्री, इकोनॉमी और जियोग्राफी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।